जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग अपना आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 1 है उससे शुरू करेंगे। तो पार्ट 1 जो है उसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। तो यूनियन को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंस होता है। तो जो कन्फेडरेशन होता है उसमें क्या होता है कि कोई भी एक कंट्री है तो उसके अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं वो मतलब उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है या उसमें कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। वो सिर्फ एक नॉर्मल ऐसे ही एक मतलब कहते हैं कि हम लोग जो हैं आपस में रहते हैं और एक कंट्री का निर्माण करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें कोई मतलब उनके अंदर कोई बॉन्डिंग टाइप का ऐसा कुछ नहीं होता है। वो एज अ नॉर्मल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जुड़ जाते हैं, ठीक है। वो कभी भी ब्रेक हो सकते हैं। तो कन्फेडरेशन का ये होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं फेडरेशन पे। फेडरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर देखना हो तो यूएसए है। यूएसए में क्या है कि वो लोग एग्रीमेंट के थ्रू जुड़े हुए हैं आपस में। उसमें 50 स्टेट्स हैं। वो उनका एरिया सेम रहेगा, वो जितने हैं नंबर में उतने ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। और तीसरा जो है वो हम लोग का यूनियन आता है। तो यूनियन जो है उसमें अगर समझना हो तो यूनियन का मतलब होता है कि कोई ऐसी कंट्री जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। हम लोग जो हैं एग्रीमेंट से नहीं जुड़े हुए हैं। हम लोगों को एज अ एक होल कंट्री ही समझना होगा और इसमें कोई ब्रेकेज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसको अगर आगे अच्छे समझना हो तो इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि जो यूनियन है मतलब जो ऊपर सेंटर है उसमें कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, मतलब उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं हो सकती है। तो अगर आपको तोड़ना है तो अंदर जो स्टेट्स हैं उसमें आप तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। जैसे यूपी से आप उत्तराखंड को अलग कर दिए, ऐसे बिहार से झारखंड अलग हो गया और एमपी से हम लोग का छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो हम अपने इंटरनल जो स्ट्रक्चर है जो स्टेट्स का उसमें चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन कह दो कि इंडिया के 2 पार्ट हो जाएं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और अगर फेडरेशन को समझना हो तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमने जैसा कि बताया कि वो यूएसए है। तो यूएसए को डिस्क्राइब किया जाता है ऐसे कि इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो उसका जो यूनियन है वो तो चलिए टूटेगा नहीं क्योंकि वो एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके जो स्टेट्स हैं वो भी कभी नहीं टूट सकते हैं। मतलब जैसे उसमें फॉर एग्जांपल जैसे आप न्यूयॉर्क को लेते हैं तो न्यूयॉर्क को आप कह दो कि हम उसको तोड़ के एक दूसरे हिस्से में डाल देते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। न्यूयॉर्क का एरिया जितना है, बाउंड्री जितनी है वो उतनी ही रहेगी, उसमें कोई मतलब तोड़ मरोड़ नहीं हो सकती है। तो अब हम लोग जब जान चुके हैं कि कन्फेडरल, फेडरल और यूनियन में क्या अंतर होता है, तो एक बात ये कर लेते हैं कि जब हम लोगों के पास इतना सटीक एग्जांपल था कि यूएस जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो हम लोग जो इंडिया जो उसके बाद अगर आज़ादी प्राप्त किए तो हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ स्टेट ना बना के हम लोग ने यूनियन ऑफ स्टेट क्यों बनाया। इसका रीज़न ये है कि जो फेडरेशन ऑफ स्टेट होता है इसमें जो सेंटर होता है उसकी पावर्स सबसे सुप्रीम होती हैं और उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, लेकिन जो उसके अंडर में जो स्टेट्स आते हैं उनके पास भी पावर बहुत होती है। मतलब अगर सेंटर चाहे तो स्टेट को कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता है कि बेटा तुम ये करो, और अगर नहीं करोगे तो हम जो है तुमको मतलब ब्रेक कर देंगे, एक स्टेट से दूसरे में कर देंगे या उसका एरिया चेंज कर सकते हैं। ये फेडरेशन में नहीं हो सकता। मतलब जो फेडरेशन के जो स्टेट्स होते हैं वो भी बहुत पावरफुल होते हैं। उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनकी भी एक अलग सिटीजनशिप होती है, और ऐसे ही जो सेंटर होता है उसका भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसकी भी एक सिटीजनशिप होती है। तो अगर यही सेम चीज़ अगर इंडिया में भी फॉलो की जाती ना तो इंडिया में प्रॉब्लम्स हो जाती। प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती? क्योंकि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, इंडिया में कास्टिज्म बहुत है। और यहाँ के लोग जब मतलब जब हम लोग आज़ाद हुए थे तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। हम लोग की जो 90% जनता थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में, वो इलिटरेट थी। तो अगर उसको हमें समझाना हो कि तुम यूपी में भी एक सिटीजन मतलब तुमको सिटीजनशिप मिलेगी और एक तुम भारत के भी मतलब सिटीजन हो गए, तुम्हारी 2 सिटीजनशिप चलेंगी, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। कि अब पता चला इंडिया में कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, कि पता चला हिंदू में ही डिवाइड है वहाँ पे कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो,
वैश्य हो, ये सब चीज़ें, ऐसे मुस्लिम भी हैं। तो इसमें ना एक क्लास डिवाइड हो जाता है कि जो मतलब मान लीजिए कि अगर हम लोग फेडरेशन ऑफ स्टेट बनाते तो क्या होता है कि यूपी का भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता और जो हमारा इंडिया है उसका भी एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता। तो इससे प्रॉब्लम हो जाती और हमने ये प्रॉब्लम फेस की है। फेस कहाँ की है? हम लोग के पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले उसका क्या था कि उसकी सीपी मतलब जो था उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था, उसकी सिटीजनशिप भी अलग थी और वो इंडिया में भी मतलब आता था, लेकिन उसके सारे रूल्स इंडिया के उस पर अप्लाई नहीं होते थे। तो इससे क्लास डिवाइड आप देखेंगे कितनी दिक्कतें हुई, जो अब जाके हमने 2019 में उसको क्लियर की। तो इसलिए हम लोगों ने फेडरेशन ऑफ स्टेट ना बना के यूनियन ऑफ स्टेट बनाया। मतलब यूनियन का मतलब ये होता है कि हम एक हैं, हमारा कोई डिवाइड नहीं हो सकता है, हम लोग एक रहेंगे हमेशा। ठीक है। तो अगर कन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना हो तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ से उठाते हैं कि मान लीजिए एक लड़का लड़की अगर आपस में कभी मान लीजिए क्लास में हैं, अगर उनकी बातचीत शुरू होती है तो उनके पहले सबसे फ्रेंडशिप से शुरू होता है कि उनकी दोस्ती हुई, फिर बातचीत हुई। तो अगर जो उनकी दोस्ती को एज अ ट्रीट किया जाए तो वो कन्फेडरेशन में होगा। मतलब उसमें ना कोई एग्रीमेंट हुआ है, ना उनके में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ नॉर्मल उनकी फ्रेंडशिप है। तो ऐसे ही कन्फेडरेशन होता है कि उसमें दोस्ती कभी भी टूट सकती है। मान लीजिए अचानक से कुछ हुआ, लड़की ने कुछ कहा, लड़के ने नहीं सुना, तो पता चला कि अब लड़की गुस्सा आ गई, तो लड़का भी कह रहा है जाओ फिर जहाँ जाना हो। ऐसे ही कन्फेडरेशन भी हो सकता है। दूसरा, अगर फेडरेशन का देखा जाए तो फेडरेशन को आप ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि दोस्ती जो थी लड़का लड़की की, अब वो एक रिलेशनशिप में बदल गई है। रिलेशनशिप मतलब वो एज अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड हो चुके हैं आपस में। तो इससे क्या होगा, अब वो लोग इतना जल्दी ब्रेकेज नहीं हो सकता उनके अंदर, क्योंकि अब वो लोग रिलेशनशिप में आ चुके हैं, क्योंकि अब उनकी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि हम लोग आगे अपनी लाइफ चलाते हैं, अच्छे से रहते हैं। मतलब जब तक कोई बहुत एक्सट्रीम केस नहीं हो जाएगा तब तक वो ब्रेकेज नहीं हो सकता है। तो ये होता है फेडरेशन। और अगर यूनियन को आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे वही जो उनका रिलेशनशिप था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वही आगे चल के 5-10 सालों में अगर वो शादी तक पहुंच जाता है वो रिश्ता, तो उसको आप यूनियन कह सकते हैं। क्योंकि जो शादी होती है अब उसमें आप कह दो कि ब्रेकेज हो जाए तो वो मतलब एक्सट्रीम पे नहीं जाना है कि जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें कहो कि नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए तो टूट नहीं सकता, या मैरिज हो गई वो टूट नहीं सकती, ऐसा कुछ नहीं। मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि जो मैरिज है उसको आप ऐसा ट्रीट करिए कि वो यूनियन है, कि उसमें ब्रेकेज नहीं होगा जब तक एक्सट्रीम केसेस ना हो जाए कि डिवोर्स भी हो सकता है, लेकिन उसको निगलेक्ट करेंगे। मैं आपको नॉर्मल समझाने के लिए कह रहा हूँ, आप उसको समझिए। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग अपना शुरू करते हैं पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि जो हम लोग का जो कंट्री का नेम क्या होगा, मतलब जो हमारी कंट्री है उसका नेम क्या होगा, और जो टेरिटरी है वो कहाँ तक होगी, कैसे होगी अपनी टेरिटरी इंडिया की, वो ये डिफाइन किया गया है। तो नेम के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तब 2 तरीके के लोग थे। तो कुछ का मानना ऐसा था कि जो इंडिया का नाम है, मतलब जो अपनी कंट्री का नाम होना चाहिए वो न्यू होना चाहिए। तो ब्रिटिशर्स हमें इंडिया कह के बुलाते थे, तो उनका कहना था कि जैसे अब हम लोग नई कोई चीज़ बनाने जा रहे हैं तो हम लोग अपने कंट्री का नाम इंडिया ही रखते हैं। लेकिन कुछ लोग थे रूढ़िवादी टाइप के, तो उनका मानना था कि नहीं, जो भारत है वो सूट करता है हम लोगों के ऊपर, तो भारत को रखना चाहिए। तो अपने अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने कहा कि कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब दोनों नाम ऐड है, मतलब अपने वहाँ इंडिया भी है भारत भी है। ठीक है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब यूनियन होगा स्टेट्स का। यूनियन मैंने आपको बता दिया कि ऐसा मतलब ऐसा यूनियन जो ब्रेकेबल नहीं होगा, और किसका होगा, स्टेट्स का। ठीक है। तो इसमें अगर आपको समझना हो कि अब अगर आज इसका नेक्स्ट पार्ट है कि टेरिटरी ऑफ द यूनियन, टेरिटरी क्या होता है। स्टेट्स टेरिटरी के अंदर आता है। जैसे टेरिटरी में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, एक आता है स्टेट, एक आता है यूनियन टेरिटरी, और तीसरा ऐसा पार्ट जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है लेकिन वो आगे चल के इंडिया एक्वायर कर सकता है। ठीक है। तो ये 3 पार्ट होते हैं इसके। और जो हमारे जैसे स्टेट्स हैं, हाँ एक चीज़ और इसमें जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम लोग के शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, बाद में वो चल के 12 हो गए। तो अगर सबसे पहले ये जानते हैं कि शेड्यूल क्या होता है,
तो शेड्यूल कुछ नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो हम लोग के आर्टिकल्स में नहीं गिवन है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उसको एज अ एक अलग डॉक्यूमेंट बना के उसको रख दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही। तो ऐसे ही जो पहला शेड्यूल जो बना गया था उसमें हम लोग के स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं और यूनियन टेरिटरी के नाम लिखे हुए हैं। अब ये आप सोचेंगे कि आर्टिकल में क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अब इसका कोई फिक्स तो है नहीं कि पहले जो थे अब हम लोग के कुछ कम स्टेट्स थे, बाद में चल के वो ज़्यादा हो गए, तो उसमें कुछ नॉर्मल रहता है वो। तो एक्चुअली बात ये है कि जो अपना जो शेड्यूल 1 है, तो इसमें जैसे आपसे कोई पूछे कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, जैसे इस समय 28 स्टेट्स हैं, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि कहाँ, मतलब कहाँ पे लिखा हुआ है कि यूपी जो है इंडिया का पार्ट है, बिहार जो है इंडिया का पार्ट है। तो इसको जानने के लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल में जाना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी स्टेट्स हैं उनका नाम लिखा हुआ है और जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका भी नाम लिखा हुआ है। तो अगर जैसे आपसे कोई पूछे नॉर्मली कि स्टेट्स कहाँ पे है, तो आपको बताना होगा कि वो फर्स्ट शेड्यूल में है। और ये चीज़ आर्टिकल में नहीं जोड़ी गई है, क्योंकि अब इसको जोड़ देते तो काफ़ी लेंदी हो जाता है आर्टिकल, कि अब सबका नाम भी लिख दिया है आर्टिकल में कि यूपी बिहार और ये सब करके, तो इसलिए उसको एक अलग रख दिया गया है शेड्यूल में। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल की बात ये हो गई। अब हम लोग अपना शुरू करते हैं कि आर्टिकल 2 में क्या होता है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि इंडिया जो है जितने स्टेट्स उसके टेरिटरी में आते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा एरिया जो अभी इंडिया का पार्ट नहीं है लेकिन वो आने वाले टाइम में इंडिया का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझना हो तो हम लोग सिक्किम से समझेंगे कि सिक्किम जो था पहले प्रोटेक्टोरेट था इंडिया का। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे चाइना और इंडिया के बीच में आता है सिक्किम, पहले सिक्किम बीच में आता था। तो हुआ ये कि जैसे चाइना ने तिब्बत को एक्वायर कर लिया, तो सिक्किम वालों को लगा कि किसी अच्छे बड़े स्टेट के अंडर में नहीं आएंगे तो चाइना हमको भी एक्वायर कर लेगा। तो उसने इंडिया से ये कहा कि हम जो है आप में मिलना चाहते हैं, आपके स्टेट में मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा, इंडिया ने कहा चलिए ठीक है आप मिलिए। तो उसने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि आप हमको मिला लेंगे और फिर हमारे ऊपर भी चाइना जैसे ही जोर जुल्म करेंगे। तो इंडिया ने कहा कि आप जो है 1 साल हमारे साथ रह के देखो, अगर आपको अच्छा लगता है हमारी कंट्री में रहना तो आप हमारे साथ रहिए। तो ये हुआ कि इसके लिए क्या किया गया, 35th अमेंडमेंट किया गया हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे सिक्किम को हम लोगों ने बना दिया अपना एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट मतलब वो स्टेट अभी बना नहीं है, फुल्ली नहीं हुआ है और वो हम लोगों से अलग भी नहीं है। वो भी ये है कि वो अभी रहना मतलब भी नया नया आया है, तो वो भी कंट्री को जान रहा है कि हम लोग की कंट्री कैसी है। तो ये 35th अमेंडमेंट से हुआ। 35th अमेंडमेंट कब हुआ, 1974 में। ठीक है, और ऐसे ही जब ये 1 साल सिक्किम ने रह के देख लिया, सब चीज़ें अच्छी थी, इंडिया वाले वैसे भी इतने अच्छे होते हैं कि अब जो आता है वो यहीं का हो जाता है। तो सिक्किम का जो है फुल स्टेट का दर्जा 36 अमेंडमेंट 1975 से सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट हो गया, और जो कि हम लोग हमारा 22nd स्टेट बना 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। ये जो एग्जांपल मैंने दिया ये इसलिए दिया क्योंकि अब जो आर्टिकल 2 कह रहा है कि जो यूनियन है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो हम लोगों के देश में किसी नए ऐसी टेरिटरी को मिला सकती है और उसको स्टेट का दर्जा दे सकती है। तो ये सिक्किम जो था हम लोग के उसमें नहीं था, लेकिन उसको जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये पावर है हम लोग के यूनियन की। जैसे इसमें एक क्लॉज, एक चीज़ और है आर्टिकल 2 में कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो दूसरी टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, और इसके लिए सिर्फ उसको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होगा कि देखिए हम जा रहे हैं दूसरी टेरिटरी को एक्वायर करने, हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। प्रेसिडेंट इस पर कुछ भी नहीं बोल सकता है कि आप जो है ये काम मत करिए या पहले उसके लिए अमेंडमेंट लेके आइए, ऐसे कुछ नहीं। नॉर्मल मेजॉरिटी से आप मतलब दूसरी टेरिटरी को आप मिला सकते हैं अपने एरिया में। ठीक है, अब ऐसे ही आर्टिकल 3। तो अब देखिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा बनाया गया है कि पहले फर्स्ट में बता दिया गया कि अपनी कंट्री का नेम क्या होगा, दूसरे में ये बताया गया कि जो न्यू टेरिटरी है जो अभी इंडिया में नहीं है हम उसको भी एक्वायर कर सकते हैं। अब तीसरे में क्या होगा, तीसरे में ये बताया गया कि जो अपनी जो कंट्री है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे स्टेट का हम एरिया बदल सकते हैं, उसका हम
टेरिटरी बदल सकते हैं, उसका हम नेम बदल सकते हैं, हम कुछ भी मतलब जितना खरमंडल मचाना है हम अपने मतलब टेरिटरी के अंदर जो करना चाहें वो हम करें, ठीक है। और इसको भी आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है, मतलब इसके लिए हमको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको नॉर्मल मेजॉरिटी से पास करा सकते हैं। तो अगर इसको समझना हो कि नेम कैसे बदला, टेरिटरी कैसे बदली गई, तो इसका अगर एग्जांपल समझना हो तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ और एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ और बिहार से झारखंड अलग हुआ। ये सब 2002 में हुआ। तो इसमें क्या हुआ, पहले यूपी का एरिया बड़ा होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका था, तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही थी, तो उसको क्या किया गया, अलग कर दिया गया। तो इसमें ये नॉर्मल हम लोगों ने एरिया चेंज करने का एग्जांपल देख लिया। ऐसे ही अगर नेम बदलने का एग्जांपल देखना हो कि कैसे नेम बदल दिया गया, तो मतलब अभी जो इस समय का प्रेजेंट उड़ीसा है उसको पहले उड़ीसा कहा जाता था, और जो इस समय का पुडुचेरी है उसको पहले पौंडीचेरी कहा जाता था। तो ये इन दोनों के नाम बदल दिए गए नॉर्मल। तो आप देख रहे हैं कि जो हम लोगों की जो सेंटर है वो कितनी पावरफुल है। उसको मतलब प्रेसिडेंट को सिर्फ इन्फॉर्म करना है नॉर्मली कि देखिए हम ये नाम बदल रहे हैं, और या हमको दूसरी नई टेरिटरी या जो भी ऐड करना है, बहुत ही मतलब उसमें पावरफुल कर दिया गया है। और एक चीज़ और है कि अगर आपको किसी स्टेट का नाम बदलना है या आपको उसकी बाउंड्री बदलनी है, तो आपको सिर्फ मतलब सेंटर को, स्टेट को इन्फॉर्म करना होगा कि देखिए हम जो है आपकी इसका टेरिटरी का नाम बदलना चाह रहे हैं या एरिया बदलना चाह रहे हैं, आप इस पर अपने रिकमेंडेशन दीजिए। लेकिन अगर वो रिकमेंडेशन देते भी हैं स्टेट वाले कि मत बदलिए या एरिया जो है नाम मत बदलिए, तो सेंटर जो है ज़रूरी नहीं है कि उसकी बात माने। सेंटर जो चाहेगी वो करेगी, स्टेट सिर्फ अपने रिकमेंडेशन दे सकता है बस। तो मतलब ये आप देख रहे हैं कि कितनी पावरफुल है अपनी यूनियन। तो अब इसके आगे चलते हैं। तो एक हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है क्रिएट हुआ था 1960 में, उसको जान लेते हैं। तो 1960 में क्या हुआ था, एक बेरूबरी यूनियन केस आया था। तो इसमें क्या था, बेरूबरी एक वेस्ट बंगाल में एक जगह है। तो इसका मैटर क्या हो गया था कि जब इंडिया जो है डिवाइड हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान जब अलग अलग हो रहे थे, तो एक महाशय थे यूरोप से आए थे, इंग्लैंड से। तो उन्होंने मतलब उनको भेजा गया था कि आप इंडिया को आइए डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान को अलग कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अब उनको कुछ नहीं पता है कि इंडिया मतलब कैसे कैसे कहाँ के लोग कहाँ रहते हैं, मतलब उसकी बाउंड्री कहाँ है, कुछ नहीं पता था। वो बंदा उठा है, उसको बताया गया था कि जो वेस्ट बंगाल है उसको तुमको तोड़ना है, और इधर पंजाब का एरिया है उसको तुमको तोड़ना है। मतलब उसके कुछ कुछ टुकड़े इंडिया में जाने, कुछ जो है पाकिस्तान को जाना है। तो इससे क्या हुआ, अब वो उठा, उसने क्या किया, जो वेस्ट बंगाल का एरिया था उसने क्या किया, जो जितने भी पुलिस स्टेशन थे उसको उसने मैचिंग की, और मैचिंग करके उसने कह दिया कि जो इधर का एरिया है, मतलब जो ईस्ट का एरिया है ये अपना इंडिया में आएगा, जो ईस्ट का एरिया है ये पाकिस्तान में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि किसी का घर पता चला इंडिया में आ गया, और उसका पता चला जो आगे की ज़मीन है या उसके जो खेत वगैरह हैं वो पता चला पाकिस्तान में चले गए। तो इससे क्या हुआ, अब काफ़ी दिक्कतें होने लगी लोगों को कि अब कंट्री बदल गई हमारी पता चला घर यहाँ है, ज़मीन पता चला दूसरे देश में। तो इसको मतलब ये सब जो दिक्कतें आ रही थी इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ये सोचा। हाँ, इसमें एक चीज़ और रह गई कि जो इंडिया में जो पार्ट आया था वहाँ पे मुस्लिम मतलब ज़्यादा थे, ठीक है, और बांग्लादेश में जो पार्ट था जो तोड़ा गया था उसमें हिंदू मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा थे वहाँ उस लोकेशन पे। तो इसको क्या किया गया, उन्होंने मतलब सोचा कि यार हमारे लोग हिंदू बांग्लादेश में हैं और मुस्लिम इधर हैं, और जो उसको चेंज इसीलिए किया गया था कि मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और जो इंडिया वाले हैं मतलब जो हिंदू हैं वो इंडिया में आ जाएं। तो इसको करने के लिए जो है उस टाइम पे जो हमारे पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये सोचा कि इसको क्या करते हैं, जो है कुछ जो हमारी टेरिटरी है वो हम पाकिस्तान को दे दें, और जितनी जो कुछ पाकिस्तान की है वो हम इंडिया में ले लें। तो जिससे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी भी दिक्कतें कम हो जाएगी। अब पता चला छोटी छोटी इनक्लेव्स हैं जो बनी हुई हैं बॉर्डर पे, अब वहाँ पे कहाँ पे आप सिक्योरिटी रखोगे। तो ये चीज़ें ठीक करने के लिए उन्होंने ये सोचा। लेकिन उस समय अपोजिशन ने कुछ इस चीज़ को ऐसे मतलब प्रेजेंट किया कि जो है इंडिया वाले बिक गए हैं, उन्होंने जो है अपनी जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान को दिए दे रहे हैं, और पाकिस्तान से हम कम टेरिटरी पा रहे हैं, हम ज़्यादा टेरिटरी मतलब पाकिस्तान को दिए दे रहे हैं। तो अब इस समय काफ़ी मैटर हो गया इस चीज़ में।
तो अब उस समय एक और चीज़ थी कि हम लोगों की नई नई मतलब आज़ादी मिली थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि यार ज़्यादा मैटर बढ़ गया तो पता चला जो अभी ये जो सरकार हम लोग की चल रही गिर जाएगी, तो उन्होंने इस मैटर को वहीं पे दबा दिया। फिर क्या किया गया, इसी चीज़ को मतलब अभी जो प्रेजेंट में जो हम लोग की जब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो ये इशू मतलब समझ लीजिए 1960 से आते आते अब ये 2015 में इसको सॉर्ट आउट किया गया। अब कैसे सॉर्ट आउट किया गया है, इसके लिए एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि अब वो पहले ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था जो कि 1971 में बांग्लादेश बन गया था, ये सब आप लोगों को पता होगा। तो इसके लिए क्या किया गया, उसी इनक्लेव्स को एक्सचेंज करने के लिए लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जिससे क्या किया गया, जो कुछ टेरिटरी का जो पार्ट था वो हमने बांग्लादेश को दे दिया और जो बांग्लादेश का था वो हमने इंडिया में ले लिया। ठीक है, तो ये एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स हो गया। तो इससे क्या हुआ, अब काफ़ी दिक्कतें आसान हो गई कि जो हिंदू लोग थे वो इंडिया में चले आए और जो इंडिया मतलब जो मुस्लिम थे बांग्लादेश में चले गए, तो मैटर सॉर्ट आउट हो गया। इसके लिए मोदी जी ने क्या किया कि 100th अमेंडमेंट किया 2015 में, और मतलब जो टेरिटरीज मतलब जो इनक्लेव्स थी वो एक्सचेंज हो गई और ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 4 की। आर्टिकल 4 में ये मतलब नॉर्मल सिंपल ये कहा गया है कि जितने भी चेंजेस आर्टिकल 2 में जो मैंने अभी आपको बताया और जितने आर्टिकल 3 में जो मैंने बताया कि जो भी चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 में किए जा रहे हैं, ये जो हैं जब किए जाएंगे तो इसके साथ साथ फर्स्ट शेड्यूल जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की है और जो फोर्थ शेड्यूल है उसमें चेंज किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल क्यों चेंज किया जाएगा, तो फर्स्ट शेड्यूल में हम लोगों का लिखा हुआ है स्टेट्स के नेम या यूनियन टेरिटरी के नेम। तो अब आप ये बताइए कि जब स्टेट का जैसे मान लीजिए तोड़ दिया आपने, यूपी से उत्तराखंड को चेंज मतलब तोड़ दिया और ऐसे ही बिहार से झारखंड जब अलग कर दिया आपने, तो आपको ये जाके कहीं नोट डाउन करना होगा ना कि अभी जो है हमने मतलब झारखंड एक नया स्टेट बनाया है, उत्तराखंड हमने एक नया स्टेट बनाया, तो इसकी एंट्री करनी होती है कि अब इंडिया में कितने स्टेट हैं प्रेजेंटली, तो उसको चेंज करना पड़ता है। तो इसलिए फर्स्ट शेड्यूल में चेंज किया जाता है और इसके साथ साथ जो फोर्थ शेड्यूल है उसको भी चेंज किया जाएगा। अब फोर्थ शेड्यूल में क्या है, फोर्थ शेड्यूल में ये है कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में जाएंगे, इसकी एक मतलब नंबरिंग होती हर स्टेट से। तो अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मान लीजिए जब यूपी जो है और ये उत्तराखंड जब एक थे तब पॉपुलेशन और एरिया ज़्यादा था, तब ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी जाते होंगे राज्यसभा में यूपी से। तो अब जब अलग हो गया है तो हमको उत्तराखंड के एमपी जो होंगे उनको भेजना पड़ेगा, तो उसमें भी तो चेंजेस लानी पड़ेगी ना कि उत्तराखंड के कितने एमपी हैं जो वहाँ पे जाएंगे। तो यही जो है हमको शेड्यूल 4 भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो ये आर्टिकल 4 में बता दिया गया है कि अगर आप सेकेंड और थर्ड आर्टिकल में जो चेंजेस कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो एक चीज़ और थी आर्टिकल 4 में कि जो जितने भी चेंजेस आर्टिकल 2 और 3 में किए जा रहे हैं वो जो है उसके लिए कोई स्पेशल तुमको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो चीज़ होगी, जितने चेंजेस होंगे ये आर्टिकल 368 से बाहर होंगे। मतलब इसके लिए हमको कोई स्पेशल मेजॉरिटी या स्टेट की जो लेजिस्लेचर से जो उसका कंफर्मेशन आना है, मतलब उसको पास कराने की ज़रूरत है, हमको ये चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। और जो प्रेसिडेंट होगा उसको हमें सिर्फ इन्फॉर्म करना है कि हम जो है एक नई टेरिटरी को ऐड करने जा रहे हैं या हम इसका नेम चेंज करने जा रहे हैं या इसका एरिया बदलने जा रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंट को सिर्फ इन्फॉर्म करना है। अब मतलब इसमें प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को रोक नहीं सकता है कि आप ये काम मत करो। तो ये आज का नॉर्मल हम लोग का वीडियो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।